हेलो। होपफुली आवाज़ आ रही होगी ठीक ठाक। तो आज सोच रहे हैं कि पूरा बिटकॉइन का चार्टिंग कैसे करते हैं, पूरा ट्रेडिंग प्लान कैसे करते हैं, वो मैं बस एक जल्दी से दिखाना चाहता था। ठीक है, आज किसी कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करेंगे कि टेक्निकल कॉन्सेप्ट। आज सिर्फ मार्केट रिव्यू करेंगे। तो मेनली जैसे मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, स्टार्ट कैसे करता हूँ चार्टिंग, वो ओवरव्यू दिखाऊंगा। और उसके बाद मेरा क्या ओपिनियन है ना मार्केट का, वो बस थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगे जो पहली बार सुना हो या जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया हो ना, तो वो बता देना। तो फिर क्या है कि बाद में उसका वीडियो शायद बना देंगे, तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और इस हफ्ते का मार्केट रिव्यू का क्या चल रहा है वो थोड़ा आइडिया दे देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बिल्कुल ब्लैंक चार्ट लिया है मैंने बिटकॉइन का, कि बिल्कुल स्टार्ट से कोई मेरी एनालिसिस नहीं है। बाकी दूसरे चार्ट्स मैंने कर रखा, काफ़ी सारे अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे होते हैं कि कब स्पॉट लेना है, कब नहीं लेना है, कब क्या करना है। तो ये एकदम ब्लैंक चार्ट, अगर मान लो हमारे पास एकदम ब्लैंक चार्ट होता तो हम कैसे स्टार्ट करते ट्रेडिंग, कैसे पूरा चार्टिंग स्टार्ट करते, तो वो पूरा एक प्रोसेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले ब्लैंक चार्ट है और हम सबसे पहले जाएंगे थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे गए तो लेट्स से मंथली चार्ट पे गए। ठीक है, मंथली से भी थोड़ा ऊपर जाते हैं, एक बार 6 मंथ का चार्ट देखते हैं, 6 महीने का चार्ट देखते हैं कि उसमें चल क्या रहा है। ओके। तो अभी क्या देखेंगे, मंथली अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक मार्क कर देंगे कि अभी एक्चुअली हमें बाउंस जो भी मिला है ना पिछले एक साल में, वो मिला कहाँ से है। तो ये एक है मंथली ब्रेकर, इसको नाम दे देंगे मंथली ब्रेकर। और पूरी चार्टिंग करते जाएंगे उसके साथ में कि पूरा आइडिया क्या है। अब 6 महीने का ये चार्ट देख के पता क्या आइडिया लग रहा है। सबसे पहले तो अपना जो भी बुल रन था 2020 से लेके 22 तक वो चला, उसके बाद एक साल का पूरा डाउन रन। उसके बाद अब क्या हुआ है कि साल के स्टार्टिंग के 6 महीने ग्रीन कैंडल बनी, फर्स्ट 6 महीने जनवरी से लेके जून एंड तक। लेकिन अब क्या हो रहा है, रेड कैंडल बन रहा है एक। ठीक है, पिछले 6 महीने से तो 1 जुलाई से ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है। और मज़े की बात ये, अब ये देखो ये रेड कैंडल जो बनना स्टार्ट हुआ ना, रुका कहाँ पे है, ये 6 महीने के ब्रेकर पे। तो ब्रेकर का कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं पता ना तो थोड़ा सा बाद में कभी बताएंगे आराम से उसको। ठीक है, 6 महीने का जो ब्रेकर है ना, उस पे आके अपना ये रेड कैंडल रुका, उसको सपोर्ट मिला और वहाँ से इसने गया। और इस लेवल 25,200 लेवल तो बड़ा फेमस लेवल है, मतलब पिछले 2 साल से। तो मतलब वो कोई सरप्राइज़ भी नहीं है कि यहाँ पे आके प्राइस रुका है यहाँ। ठीक है, 6 महीने में थोड़ा सा एक बायस पता चल गया कि यार हो क्या रहा था। पहले एक बड़ा अपसाइड में थे, अब एक बड़े डाउन साइड को ख़त्म किया, थोड़ा सपोर्ट मिला। अब लेकिन खतरा क्या है कि ये जो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, ये थोड़ा सा, अगर इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है पता हो, तो ये ऐसा इनगल्फिंग कैंडल बनाने के भी चांसेस हैं, जो कि थोड़ा सा डरावना है कि ये इनगल्फिंग कैंडल भी बना देगा। और उसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, इसने पता है क्या किया, इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप पता है ना बड़े लेवल का, तो उसने सिर्फ ये जो 6 महीने के टाइम फ्रेम पे ना जो फेयर वैल्यू गैप था ना, सिर्फ उसको भरा है और वापस से ये रेड कैंडल बना दी। तो इसलिए थोड़ा सा स्केप्टिकल है कि यार बुल मार्केट वापस नहीं आया अभी कोई, ये सिर्फ एक रोटेशन था। और मतलब डिसेंट चांसेस हैं उसके फुल रोटेशन नीचे होने के। तो अभी तक इतना मज़े में नहीं आ सकते, रिलैक्स नहीं हो सकते कि भाई बुल मार्केट इज़ बैक। और अब देखो क्वार्टरली चार्ट पे गए, 3 महीने का चार्ट, अब इस पर ज़्यादा और ऑब्वियस सा क्लियर है। इस पर क्या क्लियर है, ये क्वार्टरली कैंडल ग्रीन, दूसरी क्वार्टरली कैंडल ग्रीन, बट ये जो करंट क्वार्टर है, अब इस पर देखो, इस पर क्या हो रहा है, इस पर बन रही इनगल्फिंग कैंडल। अगर इनगल्फिंग कैंडल पता हो तो क्या होता है, इस ग्रीन के बाद में एक उससे बड़ी रेड कैंडल बनी इनगल्फिंग, तो बड़े हाई चांसेस होते हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। ठीक है, रेड कैंडल का मोमेंटम कंटिन्यू होगा प्रॉब्ली। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत इधर रोटेट किया, अगले क्वार्टर का फिर से एक बड़ा रेड कैंडल, फिर थोड़ा बहुत रोटेट किया, अगले क्वार्टर का उससे बड़ा रेड कैंडल। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मतलब
ये ट्रेंड चेंज हो गया। इनगल्फिंग कैंडल जनरली स्टार्ट करती है ट्रेंड चेंज को, तो इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, रेड से ग्रीन स्टार्ट हुआ ना, तो रेड कैंडल बना था छोटा सा, पहला कैंडल बना ग्रीन, उसको इनगल्फ करते हुए। तो इनगल्फिंग मतलब 100% श्योर नहीं होता, लेकिन एक आइडिया देता है कि शायद ट्रेंड चेंज हो रहा था, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए ये नहीं कह रहे कि रेड होगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि हाँ यार, ये रेड इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है। और जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो रहा था ना मामला, तो मतलब ये जब तक इनगल्फिंग है तब तक क्या है कि अगर इनगल्फिंग है तो उससे पहली वाली जो कैंडल है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये कैंडल बन जाती है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम मार्क करके रखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए तुम लोग को पता भी चलेगा कि अगर मेरा बायस थोड़ा बहुत फॉलो करोगे, क्यों मेरा बायस है ऐसा कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये एक है अपनी इनगल्फिंग कैंडल और उसका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है रेजिस्टेंस, और इसको हमने कर लिया मार, इसको रखेंगे क्योंकि ये रेलिवेंट है, ठीक है। अब मंथली चार्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए मंथली पे क्या चल रहा है। मंथली पे कुछ खास नहीं है, पिछले 6 महीने से हम बस यहाँ इस जो प्राइस रेंज है ना 25,000 से 30,000, इसी में हम घूम रहे हैं। 20% के मूवमेंट पे 25,000 से 30,000 के बीच में, ठीक है। मंथली पे कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा। नज़र आने वाली एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है, और वो क्या है, ये वाला एफ अगर आपको पता है एफ क्या है, तो मंथली कैंडल पे ये मंथली एफ है, जो कि अगर देखोगे, जबकि मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं मैग्नेट्स, अगर मैग्नेट को हम इस कैंडल पे रखेंगे तो यार ये देखो, अगर मंथली चार्ट किसी ने देखा होता तो भाई वो जो टॉप था ना, ऑलमोस्ट टू द डॉलर, मतलब ऑलमोस्ट टू द डॉलर, मेरे ख्याल से $10 का भी फ़र्क नहीं होगा एफ में। और जो करंट टॉप था जो जुलाई में हमने बनाया, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एफ अगर मंथली किसी ने मार्क कर रखा होगा तो उसको बड़ी आसानी से टॉप का वाला ट्रेड मिला होगा, एग्जैक्ट टॉप का, ठीक है। ये मंथली एफ का क्या रोल है वो भी बताते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। वो पूरा थोड़ा सा आइडिया बनाते हैं। अभी सिर्फ बड़े लेवल से नीचे लेवल तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो एक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था क्वार्टरली, ये मंथली एफ मार्क कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी को। मंथली एफ है, ये है अपना क्वार्टरली ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मार्क कर ली। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं वीकली चार्ट पे। अब वीकली पे क्या चल रहा है, वीकली चार्ट पे क्या चल रहा है, वीकली चार्ट पे क्या चल रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा बुलिश है, ये अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी अच्छा होता है, इसको मार्क कर लेंगे ग्रीन पे। तो जो भी टूल होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक हो, एफ हो, जितना हाई टाइम फ्रेम का होता है उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन ये बुलिश है तो इसको हम थोड़ा सा बुलिश लेके चलेंगे। इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन कर देंगे तो पता चलेगा कि ओके ये वीकली पे है ऑर्डर ब्लॉक। और कुछ है नायक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बड़ा सुंदर सा है, बहुत ही क्लीन ऑर्डर ब्लॉक, इनगल्फिंग कैंडल एक्सपेंशन बहुत ही बड़ा उसके बगल में। ये ऑर्डर ब्लॉक तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसको भी मार्क कर लो तुरंत यहाँ पे। तो ये भी एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये रेड है, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ओके। ये कहाँ पे आ रहा है, 29,000 के ऊपर, एकदम एकदम सही जगह आ रहा है, एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया वीकली पे। अब हम जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या चल रहा है थोड़ा, डेली पे क्या चल रहा है, डेली पे क्या चल रहा है। अगर बीटीसी की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो ये भी एक बड़ा क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक बना, इनगल्फिंग कैंडल इम्पल्सिव एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद उसको टेस्ट नहीं किया, रीटेस्ट नहीं किया, तो ये अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक है ग्रीन वाला। तो ये भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है। तो ये देख रहे हो, दो रेजिस्टेंस एरिया अगल बगल एक दूसरे के ऊपर में है। जैसे कई बार होता है ना कि मैं एकदम नेल करते हैं कि भाई ये डॉलर आप एग्जैक्ट कैसे नेल किया, तो यहाँ से करते हैं। अब ये रेजिस्टेंस एरिया में देख रहे हो, ये जो एक प्राइस है 29,280 या 270 का ना, ये रेजिस्टेंस है। किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओ, 6 महीने के, 3 महीने पे, डेली पे, वीकली पे, ये पर्टिकुलर प्राइस 29,270 280 ये हर जगह रेजिस्टेंस बन के आ रहा है स्ट्रॉन्ग। तो मतलब इस जैसे रेजिस्टेंस को तो कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। प्राइस आए ना यहाँ तक, लेकिन जब भी आएगा ना इसको इग्नोर नहीं कर सकते एज अ रेजिस्टेंस। तो जो तरीका होता है वो सोचने का ये है, ऐसा है।
ठीक है, ये तो बेसिक हमने डिमांड सप्लाई मतलब मार्क कर ली कि चलो ठीक है, सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए। उसके बाद होता है पूरा आइडिया फॉर्मेशन कि अब आइडिया क्या चल रहा है, हो क्या रहा है मार्केट में, उसके बारे में अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। ठीक है, 6 महीने का जो ये ब्रेकर है ना, अब इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ थोड़ा सा। हमने मार्क तो कर रखा है, मैं डिलीट भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन ऐसा करते हैं, हाइड कर देते हैं, दोबारा से इसको लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सप्लाई रेजिस्टेंस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ब्रेकर पता है क्या होता है? अब सबसे पहले ये अगर टाइम याद हो मार्केट का, तो 2022 का मई का, जब हमारा पूरा बियर मार्केट का पहला इम्पल्स नीचे आया था, तो ये एक लो बना था, कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसके बाद बड़ा ड्रॉप आया। तो जब भी ऐसा शार्प रिकवरी पॉइंट होता है, ठीक है, चाहे वो बेयरिश हो चाहे बुलिश हो, वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? अब तुम ये चीज़ देखो, मान लो यहाँ पे उससे थोड़े से पहले का प्राइस एक्शन देखो, 1 हफ्ते पहले से प्राइस कितनी ज़बरदस्त तरीके से क्रैश होता आ रहा था, लेकिन जब इसने इस प्राइस को पहुँचा 25,200 का प्राइस, इसने कितना शार्प रिएक्शन दिया। इसका मतलब यहाँ पे इस प्राइस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या तो बड़े मनी का, या बहुत ज़्यादा लोगों का, या किसी का तो बड़ा पैसा यहाँ पे रखा है। तो मतलब बहुत ही हाई इंटरेस्ट एरिया है ये जो पर्टिकुलर प्राइस है ना, ये बहुत हाई इंटरेस्ट एरिया है, तभी इतना शार्प रिएक्शन दिया। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हाँ वो हमेशा काम करेगा, बस इतना दिमाग में रखना है कि यार ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट एरिया है किसी ना किसी के लिए, किसी बड़ी वेल के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर ये FTX की न्यूज़ आई, तो ये लास्ट लिक्विडेशन हुआ, ये बंदा भाई भी अपना कुछ कर नहीं पाया, बचा नहीं पाया मार्केट को, मार्केट नीचे डूब गया। लेकिन अगली बार क्या हुआ ना, कि जब वापस इस पे आए यही 25,200, और मज़े की बात ये है, थोड़ा सा ये जो प्राइस है ना हर एक्सचेंज पे अलग, अगर जैसे अभी मैं कॉइन बेस के चार्ट पे हूँ, अगर इसको बायबिट पे देखोगे, बाइनेंस पे देखोगे ना, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। कई जगह ये सिर्फ 25,400 25,500 तक है, कई जगह ये 25,150 तक गया है, और भी नीचे तक गया है। तो ऑन एन एवरेज 25,200 था। और इसीलिए ये हाई इंटरेस्ट एरिया होता है ना, ये पहले अगर सपोर्ट था तो अब बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। होता क्या है कि जो वेल होता है ना, उसने बहुत सारा खरीद रखा होता है यहाँ पे, और जब मार्केट नीचे चला जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि यार मैंने 25,200 के भाव पे खरीद लिया बिटकॉइन, उसका कुछ होना है नहीं, उसका रिग्रेट। और जितना ज़्यादा टाइम पास होता है ना, उसका उतना रिग्रेट बढ़ता जाता है। तो उसको लगता है यार गलती कर दी, मुझे ख़रीदना ही नहीं चाहिए था, मेरे भाव पे जैसे ही आएगा ना, विदाउट लॉस विदाउट प्रॉफिट मैं तुरंत बेच दूंगा। तो जनरली क्या होता है, जितना ज़्यादा टाइम पास होता है उतना उसको रिग्रेट होता है, और जितना शार्प रिएक्शन इसने पहले सपोर्ट में दिया था ना, उतना ही शार्प रिएक्शन वो फिर रेजिस्टेंस में देता है। इसको बोलते हैं SR फ्लिप, और जनरली ये ब्रेकर्स पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो जो ये लेवल होता है ना, इसको ब्रेकर बोलते हैं। ब्रेकर अगर नहीं पता तो उसका एक अलग ही बना देंगे वीडियो, ठीक है, समझाने के लिए। तो ब्रेकर पे यहाँ पे ये होता है, ब्रेकर इसीलिए 25,200 पे देखोगे ना, पहली बार यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला था। और अगर 25,200 का ये ब्रेकर मार्क करके रखा होता किसी ने, मतलब अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हो, अगर हो कि उधर उसमें फॉलो कर रहे हो, तो उसमें भी देखा होगा हमने 25,200 में बहुत टाइम से बोलता आ रहा है कि भाई 25,200 रेजिस्टेंस है। तो पहली बार देखा रेजिस्टेंस 2000 मतलब अगस्त 2022 में हम आए वहाँ पे, उसके बाद से नीचे जाना शुरू किया। ठीक है, मज़े की बात क्या है कि हमने उसको दोबारा टच किया, 25,200 को जब दोबारा टच किया ना, तो उसका रिएक्शन देखो, अभी उसका रिएक्शन देखो, उसने फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया, 25,000 से लेके 19,000 तक दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इस बंदे की जो पोजीशन थी ना, काफ़ी बड़ी पोजीशन थी, और 2 बार में इसने अपनी पोजीशन बेची, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला। लेकिन फाइनली जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस आए, मतलब पूरी लाइफ लॉन्ग तो प्राइस एक लेवल पे कंसोलिडेट रह नहीं सकता, नीचे रह नहीं सकता, कभी ना कभी तो ऊपर नीचे जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, और अब इसका फिर से SR फ्लिप हुआ। जब हमने दूसरी बार 25,200 को टच किया तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला, और अब करेंटली हमने दोबारा 25,200 को टेस्ट किया। ठीक है, तो अब फिर से हमें एक रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब मेरा प्लान थोड़ा सा तो ये क्या किया है, हमने सिर्फ समझा दिया कि मतलब मेरा व्यू क्या है, एनालिसिस क्या। अब मेरा थोड़ा पर्सनल ओपिनियन कि मुझे क्या लग रहा है। अब जैसे अगर तुम सिर्फ
लॉजिकली देखो, अगर तुम्हें लॉजिक समझ में आता है खरीदने का, बेचने का, 25,200 का, तो तुम देखो पहली बार जो रिएक्शन मिला था एज अ रेजिस्टेंस वो काफ़ी बड़ा मिला था और सेकेंड रिएक्शन छोटा था। तो लॉजिकली यहाँ पे भी यही होना चाहिए यार, एस आर फ्लिप अगर हुआ है, पहला रिएक्शन था वो इतना बड़ा था, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, लोगों को उम्मीद थी, मुझे भी थोड़ी उम्मीद थी कि यार जाएगा 37 तक, लेकिन मैंने बेट वेट भी ली थी 32 की, कि मैंने बोला था लोगों को कि भाई 32 से ऊपर तो नहीं जा रहा। वो उसका रीज़न यही था क्योंकि मतलब ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन दिख रहा था मुझे, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना मोमेंटम है मार्केट में बाकी सब जगह को देखते हुए कि प्राइस इसको ब्रेक कर पाएगा इस एफ को। इसीलिए मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा क्लेम करता था कि 32 के ऊपर तो जाना ही नहीं है प्राइस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एफ। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा टूल है, लेकिन यार बताएं उस टूल को तुम देखते कैसे हो, इंटरप्रेट कैसे करते हो, उसकी पूरी स्टोरी तुम्हारे दिमाग में कैसे चलती है, कॉन्टेक्स्ट में कैसे रहते हो, उसका सारा खेल होता है। ठीक है, तो अब पहला लॉजिक तो मेरा यही कहता है कि यार देखो वापस पे आता है रिएक्शन पे, 25,200 के रिएक्शन पे, कि यार बड़ा रिएक्शन था तो सेकेंड रिएक्शन उससे छोटा ही होना चाहिए। तो मतलब मेरा जो पर्सनल बायस है ना वो यही कहता है कि यार रिएक्शन इतना बड़ा नहीं मिलेगा जितना हमें मिलेगा, क्योंकि इस लेवल को एज अ सपोर्ट हम दूसरी बार टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया उसका कहानी अभी तो इसीलिए मतलब मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है इस लेवल पे एज अ सपोर्ट दोबारा मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन देगा। तो उसी लिए मेरी पूरी कहानी यही है कि 32 तो बहुत मुश्किल है जाना, और मेरा बायस पूरा पता है कहाँ पे है, ये 28,000 वाले पे लेवल पे। अगर तुम देखोगे ना ब्रेकर, तुम्हें क्या पता, अगर पता है तो ये एक्चुअली इस पे देखो, ये जो है ना लेवल, इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये ब्रेकर लेवल है, ठीक है, ब्रेकर लेवल है, ये बुलिश ब्रेकर लेवल है। अगर ब्रेकर नहीं पता ना तो यार थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन क्या होता है वो थोड़ा अलग ही समझ। ये जो लेवल है ना ब्रेकर लेवल है, पहले ये रेजिस्टेंस था, बाद में हमने वही थ्योरी देखी, प्राइस के ऊपर गया तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना, लेकिन वो अलग बात है, मार्केट रैली कंटिन्यू नहीं करवाया, इसके थ्रू आ गया। तो अब दूसरी बार भी उम्मीद यही है कि यहाँ पे जब आएगा ना ये 28,500 के आसपास, ये फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा और उसके बाद प्राइस नीचे आएगा। तो मेरा पर्सनल अभी प्लान तो यही है कि 28,500 के आसपास जो ये ब्रेकर है ना, दिस शुड एक्ट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा ऊपर गया तो जैसे हमने ये मार्क करके रखा ना, ये दोनों लेवल 29,200, तो मतलब ये उसके बाद मेरा तो प्लान इसी तरह का है कि यार ये होगा प्लान, और इस बार 25,200 ना सपोर्ट नहीं दे पाएगा, 2 बार इसने बाउंस दिया और तीसरी बार सपोर्ट नहीं दे पाएगा। मेरा मेजर प्लान, मेरा जो मेजर बायस है ना वो यही है, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब एक, ये तो एक लॉजिक बताया कि भाई मेरी जो पूरी थ्योरी थी 25,200 के आसपास की, उसकी वजह से, ठीक है। और अगर हम पूछेंगे अगर ये प्लान सच में ऐसा गया तो उसके बाद सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सपोर्ट इसका बताएं, इसका मुझे जो सपोर्ट लग रहा है देखो, उसकी 2-3 जगह हैं, उसका उतना कन्विक्शन नहीं सपोर्ट मिलेगा कहाँ पे। सबसे पहले जो ऑब्वियस जगह है ना वो ये है डेली एफ की, जो यहाँ पे एक डेली एफ क्रिएट हो रहा है ना, अगर मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है तो सबसे पहले जो पहली जो उम्मीद है ना सपोर्ट मिलने की, वो इस एरिया में 22,000 के आसपास, 22,000 के आसपास में यहाँ पे उम्मीद है थोड़ा सपोर्ट मिलने की प्राइस को। मेरा जो प्लान है उसके हिसाब से ऊपर गया, यहाँ पे 22,000 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए अगर मार्केट में बुलिशनेस है तो। नहीं तो मेरा मानना है कि उसके बाद भी अगर एक बार प्राइस वापस ये 25,200 के नीचे आ गया ना और उसको 22,000 पे थोड़ा मतलब सपोर्ट मिल भी गया, तो यार देखो 100% किसी को नहीं पता, कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मार्केट क्या करेगा कैसा करेगा, लेकिन मेरा एक जो होता है ना आइडिया दिमाग में पेंट कर रहे होते कि क्या होगा क्या नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद मुझे लग रहा है इससे सपोर्ट मिलने के बाद एक बार नीचे ये 18-19 हज़ार का टेस्ट बचा है, क्योंकि ये एक लेवल भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 18,000 का लेवल है ना, ये हमने यार कभी रीविज़िट नहीं किया है, मुझे ये लगता है कि इसको टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अब ये बताए 3 महीने 6 महीने और 1 साल भी लग सकता है इसको आने में, तो ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके शॉर्ट कर दो, ठीक है। ये सिर्फ एक मैक्रो पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि यार देखो BTC का प्राइस एक्शन क्या है मैक्रो लेवल पे, और 6 महीने 8 महीने साल भर डाउन द लाइन अपने को दिमाग में रखना है कि गेम क्या चल रहा है। क्या होता है कि हम ट्रेडिंग करते हैं छोटे लेवल पे, एक आवरली चार्ट पे, 15 मिनट पे, ओवरऑल ये भूल जाते हैं कि चल क्या रहा है, हम कहाँ पे हैं मैक्रो स्ट्रक्चर में।
सो मैक्रो प्लान इसीलिए मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि यार वो दिमाग में रखो तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे अभी हम करंटली बाउंस कर रहे हैं, तो जनरली देखा होगा पिछले 4-5 दिन में शॉर्ट मैंने भी लिए थे, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा चैलेंजिंग है। तुरंत तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, शॉर्ट लिए तुरंत एसएल लगाना पड़ेगा, तुरंत उसका टेक प्रॉफिट लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि हाँ, शॉर्ट्स एग्रेसिव ट्रेड है राइट नाउ, लॉन्ग्स ईजियर ट्रेड है इस समय। ठीक है, कब तक? जब तक हम ये 28,000 का अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम 28,000 के पास आ जाएंगे, यहाँ पे आना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आ जाएंगे, तब पता है मेरा इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, तब मेरा इंक्लिनेशन शॉर्ट्स पे ज़्यादा हो जाएगा। तब मुझे ये समझ में आएगा, अगर मैं डे ट्रेड भी कर रहा हूँ या स्मॉल स्कैल्प भी कर रहा हूँ, तो लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा रिस्की है और शॉर्ट थोड़ा ईजी भी है। ठीक है, तो इसका थोड़ा फ़ायदा होता है कि यार थोड़ा अगर मैक्रो पर्सपेक्टिव पता रहे। दूसरा क्या है कि अगर इन सब चीज़ों को भूल जाए कि भाई जो भी हमने मार्क किया, एक दूसरा आइडिया भी है। ठीक है, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। एक तो हो गया वो, मतलब मेरा जो टूल मतलब हम यूज़ करते हैं ना ब्रेकर, ये सारी थ्योरी तो हो गई ब्रेकर के अराउंड में। दूसरी चीज़ है कि यार एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर है, वो भी मैंने कई इधर उधर एक दो बार मेंशन किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करी, वो ये। तो जनरली क्या होता है कि मैं यार बिल्कुल बिलीव नहीं करता ये क्लासिक जो पैटर्न्स होते हैं ना, जो बुक के पैटर्न्स होते हैं, जनरली उनको मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर में इग्नोर भी नहीं करता। ठीक है, तो वो एक बात होती है कि अगर यही हेड एंड शोल्डर ना 15 मिनट के चार्ट पे बना होता, 1 आवर के चार्ट पे बना होता, तो मैं बिल्कुल ही मजाक में लेता, इसको काउंटर ट्रेड करता कि हेड एंड शोल्डर बन गया, लोग कह रहे हैं अरे रीटेस्ट होगा, नीचे जाएगा, तो मैं लॉन्ग करता। क्योंकि वो होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे इग्नोर करने के लिए, वो सिर्फ जो क्लासिक ट्रेडर्स होते हैं ना ओल्ड स्कूल, उनको फंसाने के लिए होते हैं। लेकिन इतना बड़ा पैटर्न जनरली क्या होता है, अगर डेली के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर का कोई भी टाइम फ्रेम पे इस तरह का क्लासिक पैटर्न बनता है ना, तो जनरली मैं उसको इग्नोर नहीं करता, क्योंकि वो मार्केट का ट्रेंड होता है और ये प्ले आउट भी करते हैं। तो इसीलिए मैं इसको इग्नोर भी नहीं करूँगा। अब इसमें क्या ट्रेंड लाइंस में प्रॉब्लम भी यही होती है कि तुम उसको थोड़ा हमेशा एडजस्ट कर सकते हो, और जो कि मुझे पसंद नहीं, मतलब मुझे प्रिसीजन पसंद है कि यार तुमने जैसे देखा कि 28,000 का प्रिसीजन है, ये जो प्राइस है इसका प्रिसीजन एग्जैक्ट टू द डॉलर का प्राइस का प्रिसीजन पसंद है। अब ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा क्या होता है कि वेरिएबल होती है, अब इसको $500 नीचे भी कर दो तो भी ट्रेंड लाइन है, $500 ऊपर कर दो तो भी वही ट्रेंड लाइन है। तो इसलिए थोड़ा ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी आइडिया क्या है कि अब इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर बना है तो इसका रीटेस्ट होगा। ठीक है, और अगर तुम देखोगे कि चलो अगर अंदाज़ा लगाओगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इसका रीटेस्ट होगा, तो यार फिर भी वही जोन आता है कि प्राइस ऊपर कब तक पहुंचेगा, यही 28-29 हज़ार के एरिया में। ठीक है, 28,500 से लेके 29,000 का जो एरिया है ना, ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वही है कि गेम ऐसा ही है फ़िलहाल कि प्राइस यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह टेस्ट करेगा, और अगर ये प्ले आउट हुआ तो जो क्लासिक टीए होता है वो क्या बोलता है, जो हेड की जो लंबाई है ट्रेंड लाइन से, तो उतना ही ड्रॉप करता है। तो अगर हम वैसा एक बार करें, देखो ये मेरे लिए ट्रेडेबल नहीं है, मैं जनरली ट्रेड नहीं लेता, लेकिन अगर इसको भी हम ऐसा ट्रेंड लाइन से रखते हैं, तो वही कुछ 21,000 22,000 जो अपना ग्रीन बॉक्स था, अगर उसको हम लेके आते हैं, हमने जो पहले बनाया था ग्रीन बॉक्स, तो उसी के आसपास आ रहा है। तो दो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं, और उनसे दोनों से ही मतलब करीब करीब वही सब प्राइसेस मिल रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ये जो प्राइस लेवल है 21,000 22,000 के बीच का, मतलब 20 से 22,000 के बीच का जो भी है, अब एग्जैक्ट जैसे जैसे मार्केट के पास में आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस यही है कि हाँ ये जो बॉक्स बन रहा है 20 से 25 के बीच का, तो इसमें काफ़ी उम्मीद है सपोर्ट मिलने की। बाकी तो देखेंगे मार्केट कैसा होता है। ठीक है, दो डिफरेंट आइडियाज़ लगाए, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाए, दोनों से काफ़ी कुछ वही सेम प्राइस लेवल आ रहे हैं, तो उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ कैसा है। दूसरा क्या है कि मतलब एक अनलाइकली केस है, देखो अनलाइकली केस है मतलब, लेकिन उसके बारे में भी रेडी रहना चाहिए।
ट्रेडिंग मैं जब भी करता हूँ ना यार, मेरा मेरा पर्पस क्या होता है कि यार मैं कहीं भी सरप्राइज ना हूँ। सरप्राइज इन द सेंस कि मतलब कोई भी ऐसा सिनारियो ना हो जो मैंने सोच ना रखा हो और जिसके बारे में मैंने पहले से ना डिसाइड करके रखा हो कि मैं करूँगा क्या। मान लो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि यार 28,500 पे रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और मेरे ट्रेड भी वैसे ही प्लान्ड हैं 28,500 के आसपास, ठीक है। ये है 28,500 का लेवल जहाँ से मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन मिलेगा, ये रहा, ठीक है। मतलब इतना तो मुझे पता है कि एक रिएक्शन तो मिलना ही है, एक ट्रेड तो मिलना ही है। अब वो ट्रेड कितनी सक्सेसफुल होती है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये भी एक है कि यार इनिशियल रिएक्शन मिला, लेकिन मार्केट में भी हो सकता है कि यार एकदम से बुलिश हो जाए बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, और मार्केट इसको ऊपर से क्लेम कर ले और फिर से रन करने लगे, तो वो भी एक है, चांस है। मैं अगर बोलूँगा प्रोबेबिलिटीज़ में, तो यार ये 15% चांस है, 85% चांस ये है कि रिजेक्ट करेगा और अपना जो प्लान है वो 21-22 हज़ार वाला उस पर जाएगा, ठीक है, या इवन लोअर। तो जब लोअर जाना होगा तो देखेंगे कैसे होगा, लेकिन कम से कम 20-22 मतलब 22,000 से पहले तो मैं लॉन्ग की सोचूंगा ही नहीं। अगर यहाँ से रिएक्शन मिला और मार्केट स्ट्रक्चर की जैसे हमने कल बात करी थी, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अभी क्या है कि देखो ऊपर जाएगा प्राइस तो कैसा होगा, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह से, और हमारा ये उम्मीद क्या है, रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन एक मिला सिंपल सा। यहाँ पे अभी क्या है, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा सावधान रहेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा मज़े में ना हो कि शॉर्ट ले लिया तो बस अब हमारा अकाउंट डबल हो जाएगा कि नीचे ही जा रहा है। यहाँ पे जब तक है ना तब तक थोड़ा केयरफुल रहो कि भाई स्टॉप लॉस लगा लो एंट्री में या प्रॉफिट में, या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। जब अगर ये नीचे गया इस लो से मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये लो को ब्रेक किया, नीचे गया, लोअर हाई बनाता गया, तब तुम कॉन्फिडेंस में आ सकते हो कि हाँ भाई ये अपना प्लान चल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है 4 आवर पे 1 डेली में, तो यहाँ पे हो सकता है तुम कंपाउंड भी कर लो, ठीक है। इसके नीचे आ गए तो हमने ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना इसके नीचे आ गए तो तुम कंपाउंड भी कर लेना चाहे, ठीक है, समझ गए ना, इस कैंडल के रेफरेंस में आ गए तो इसके नीचे कंपाउंड भी कर लेना चाहे शॉर्ट, लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉशियस रहना कि भाई देखो रिएक्शन तो मिला है लेकिन ज़रूरी नहीं कि नीचे ही चले जाएं, देखो मार्केट कुछ भी कर सकता है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ में बात करते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा लाइकली है, 80% चांस है किस चीज़ के 15% चांस है, किस चीज़ के 20% चांस है। तो मैं वही बोलूँगा 80-85% चांस है इसके नीचे ब्रेक डाउन होने के। क्यों, उसका सिंपल रीज़न भी बता दो यार, मैक्रो कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमीज़ का कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। यूएस में अभी भी रेट बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर मान लो रेट नहीं भी बढ़ रहे तो यार अभी तक तो रेट बढ़ रहे थे, इसका मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग रहा है, ब्याज ज़्यादा लग रहा है यूएस में। तो मतलब वहाँ पे अगर किसी को पैसा बैंक से लोन लेना है, कुछ भी करना है, कॉस्ट ऑफ कैश जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई है, किसी को भी किसी भी तरह का लोन लेना है बहुत महंगा है। और ये सब चीज़ें ट्रेडिंग, एसेट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, ये सब पता है लोगों को कब याद आता है, जब उनके पास एक्सेसिव पैसा होता है। यार लोगों के पास उस समय वहाँ पे घर और गाड़ी और बिल्स पे करने का पैसा नहीं है, क्योंकि कैश इतना महंगा हो चुका है, लोन इतने महंगे हो चुके हैं वहाँ पे, ठीक है, लोग उसी से जूझ रहे हैं, वो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में भी नहीं आती हैं। तो मैक्रो कॉन्टेक्स्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो फेड है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो अगले महीने से ही कम करना शुरू कर दे, कम से कम 4-6 महीने निकलेंगे उसके बाद फेड सोचेगा कि अब इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तब थोड़ा सा इंजेक्शन मिलेगा कैश का मार्केट के अंदर, तब लोग सोचेंगे स्टॉक्स और क्रिप्टो खरीदने के बारे में। तो उसको 6-8 महीने लग जाएंगे इस प्रोसेस को, और वो 6 महीने काफ़ी पेनफुल हो सकते हैं मार्केट के लिए। तो इसलिए मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा और ज़्यादा है मैक्रो पे कि यार मैक्रो कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है इस समय मार्केट की, ग्लोबल मार्केट यूएस से डोमिनेट होता है, यूएस की कोई बहुत अच्छी नहीं है, यूएस वाले थोड़ा परेशानी है इस समय, ठीक है, इन्फ्लेशन के चक्कर में, महंगाई के चक्कर में। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि यार बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट है, यू नेवर नो, कुछ कर सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो। 28,500 का आइडिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा केयरफुल रहना, इग्नोर मत करना। मेन चीज़ पता क्या होती है कि अगर तुम तैयार नहीं हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से लेवल को देखना है,
तो सरप्राइज हो जाता है। पता होता क्या, आदमी बोलता है यार अगर ये लेवल मार्क नहीं है, ये पूरा प्लान दिमाग में नहीं है, तो पता क्या होगा, मान लो पहले हमें इनिशियल रिएक्शन मिला, उसके बाद क्या थोड़ा ऊपर गया, आदमी बोलता है यार यहाँ से एक शॉट है उसको बंद नहीं करता, यहाँ बोलते थोड़ा सा DCA कर लेते हैं, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करता है तो उसको लगता है ब्रेक इवन पे आ गए, बंद करें ना करें ना करें, कन्फ्यूजन में रहता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर वहाँ से करता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास दिमाग में एक साफ सीधा सुथरा प्लान पहले से होगा तो तुम्हें पता होगा यार 28,500 क्रिटिकल लेवल था, यहाँ से शॉर्ट मिला, अगर प्राइस उसको आके ऊपर जाता है तो शॉर्ट बंद कर दो, अब शॉर्ट लेने का टाइम नहीं है, अब ये प्लान इनवैलिड हो गया है, दूसरा प्लान एक्टिवेट हो गया कि भाई ये रीक्लेम हो गया, तो अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट तुम्हारा फंसा हो तो निकल जाओ। तो प्लान पहले से होने का फ़ायदा ये होता है, एग्जीक्यूशन में मदद मिलती है, उस समय तुम्हें डर नहीं लगेगा, उस समय तुम दुनिया से पूछते नहीं फिरोगे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब बेरिश थे एकदम से बुलिश क्यों हो गए, क्यों चेंज हो गए, अरे भाई क्योंकि प्लान था, जो भी था, मार्केट बताता है कि तुम्हारा प्लान कितना कामयाब होगा। तो बस मेन चीज़ यही होती है कि यार सिनारियो के लिए रेडी रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेरा प्लान चेंज होगा, कौन से पॉइंट पे चेंज होगा, मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, एकदम क्लियर कट। अगर इस तरह का प्लान दिखा और आने लगा ना तो भाई लॉन्ग लेना, फिर उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट बंद करके, और सिंपल से डिफाइन भी हो जाएगा कि स्टॉप लॉस यहाँ पे 28,500 का स्टॉप लॉस लेके फिर हम लॉन्ग लेंगे, और लॉन्ग फिर हम, मेरा उम्मीद है 32 तक फिर से प्रॉब्ली रेंज के टॉप पे जाएंगे, लेकिन विच इज़ अ गुड 15% का मूव ओवरऑल मार्केट में, तो उसको मिस भी मत करना। और दूसरी मेन चीज़ क्या है कि एटलीस्ट भाई तकलीफ़ में ना रहना कि भाई यहाँ पे गया मार्केट ऊपर गया फिर DCA किया, फिर ऊपर गया फिर DCA किया, तो कम से कम वो मत करना अगर ढंग का प्लान होगा तो। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो अपना आराम से फिर कंपाउंड भी कर लो, बल्कि नीचे गया नीचे गया। तो ये था अभी इस वीक का रिव्यू ओवरऑल, कि ये 25,200 का जो लेवल था दूसरा बाउंस दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, और जैसे मैंने, अगर तुम देख भी रहे होगे तो मैं सबको यार यही करता रहता हूँ कि 18,000 तो हम जा ही रहे हैं, 18,000 तो हम जा ही रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि यार ये जो पूरा गैप है ना, ये जो लेवल है, ये जो प्राइस लेवल है खास करके, ये मतलब ये एक तरीके से बड़ा की लेवल है मेरे लिए, इसको रीविज़िट तो करना बनता ही बनता है। बस वो डिपेंड करता है कि यार पहले हम ऊपर जाएंगे, मे बी 30,000 टेस्ट कर लेंगे, फिर नीचे आएंगे, या अभी 28,000 से रिजेक्ट होकर थोड़ा सा नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी ये लेवल होगा। ठीक है, तो जो बाकी जो लेवल्स हम बात करते रहते हैं ना, जो मैं खास करके बात करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं 18,000 के पीछे बढ़ा हूँ, मैं शॉर्ट करता रहूँगा, पागल नहीं हूँ, मतलब मुझे भी दिखता है ये 25,200 का लेवल, मुझे भी दिखता है, मतलब मैंने भी लॉन्ग ले रखा है, मैंने भी स्पॉट पोजीशंस ले रखे हैं यहाँ पे, लेकिन तब भी मेरा कन्विक्शन बहुत हाई है कि यार ये 18,500 का लेवल अनटेस्टेड नहीं रह सकता, इतना बड़ा लेवल मार्केट में, उसका टेस्ट होगा, अभी नहीं 6 महीने बाद, 10 महीने बाद। तो बस यही है कि प्लान अगर हाई कॉन्टेक्स्ट रहता है ना, 6 महीने बाद भी अगर प्राइस कभी नीचे गिरने लगेगा ना, तो यार तुम्हें हैरानी नहीं होगी, तुम्हें शॉक नहीं लगेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम से क्या हो गया, मार्केट तो सही चल रहा था, तो तुम्हें कहीं से शॉक नहीं लगेगा, दिमाग के कहीं कोने में पड़ा होगा यार 18,000 बहुत टाइम से पेंडिंग था, शायद इस बार बस वही हो रहा है। तो इसका फ़ायदा बस यही होता है। तो कभी जो घबराते नहीं है, कभी भी कुछ भी होता है ना मार्केट में, तो मेरे को कभी देखोगे, इसीलिए मैं कभी घबराता नहीं गया, ठीक है जो भी है नॉर्मल है, क्योंकि ऑलरेडी सोच रखा है, प्लान्ड आउट है, इस वीक का ये प्लान है, आगे का ये प्लान है, ये चीज़ देखेंगे। सो और रिजेक्शन हो चाहे एक्सेप्टेंस हो, वो पता चल जाएगा अगले हफ्ते, और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हिंट भी मिल गई होगी कि इस हफ्ते में क्या क्या लेवल देख रहा था, और अगर नहीं चमका तो दोबारा देखना थोड़ा सा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने हिंट तो दे दी कि मैं कहाँ पे क्या बता रहा था ट्रेड वेट का। ठीक है, थोड़ा सा एक अच्छा लोअर लेवल पे चले जाते हैं 1 आवर के चार्ट पे। ठीक है, 1 आवर चार्ट पे चले जाते हैं। 1 आवर चार्ट पे भी मेरा आइडिया यही है कि एक बहुत बड़ा सा गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, जो कि हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। ओके, तो अगर ये मिलता है तो ये काफ़ी एक अच्छा मौका होगा दोबारा से रोटेशन लेने का ऊपर तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन इसको लॉन्ग तब नहीं करेंगे जब पहले ऊपर चला गया, अगर वो 28,500 वाला आइडिया प्ले में आ गया उसके बाद लॉन्ग नहीं करेंगे। ये लॉन्ग का जो आइडिया है, जो गैप फिलिंग का आइडिया है, वो कैसा है
पहले अगर इस पे आए, इसीलिए वो कई बार मैं बोलता रहता हूँ कि पहले कहाँ पे जाना है। अगर पहले आए तो ये आइडिया बड़ा अच्छा है, ठीक है। इसीलिए आइडिया चेंज होते रहते हैं, लेवल बदलते रहते हैं। अगर अगर प्राइस ऐसे गया तो फिर ये ग्रीन बॉक्स मैं तुरंत हटा दूंगा, फिर तो मैं 22,000 से पहले नहीं भागूंगा। यहाँ पे स्कैल्प मिलेगा, स्कैल्प मिलेगा, बाउंस होगा, मतलब $50-100 का बाउंस, $200 का बाउंस मिल जाएगा, आधा परसेंट, 1%, 1.5% का बाउंस मिल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं रखूँगा मार्केट से कि भाई मेरा मार्केट उससे ज़्यादा कुछ देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की बात होती है, परसेप्शन की बात होती है। अगर हाई टाइम फ्रेम का तुम्हें प्राइस एक्शन पता है तो तुम्हें थोड़ा उम्मीदों पे भी काबू रहता है कि भाई इस ट्रेड को लॉन्ग टर्म लेना है, शॉर्ट टर्म लेना है, एक ही दिन में बंद कर देना है, पता रहता है थोड़ा सा उसके बारे में, अगर वो दिमाग में क्वेश्चन होता है।